को बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता के रखा है कि रिएक्टेंट को जब हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ये बोल के रखे ना बेटा। और मैंने भी बोल के रखा है कि इस दौरान मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उस केसेस के अंदर में रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है दैट इज केमिकल रिएक्शन। यही था ना आगे बेटा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब हम इसका मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं या इस रिएक्शन को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट हो जाता है, ये कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे कह ले सबसे पहले रिएक्टेंट क्या बनाता है, या तो ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा या फिर यहां पर बनता है इंटरमीडिएट, ये बनता है। और ये इंटरमीडिएट जल्दी से डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होने के बाद एक्चुअल में फॉर्म कर देते हैं प्रोडक्ट। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन मैंने पहले क्या बताया था, ना तो टीएस के बारे में बताया था ना तो इंटरमीडिएट बताया था। अब मैं बता रहा हूं कि रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या उसी को बोला जाता है इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। ये दोनों हैं अलग अलग चीजें, मैं आगे जाके समझाने वाला हूंगा। लेकिन फिलहाल के आप समझना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक और दूसरा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये कब मिलता है बेटा, कि जब मैं रिएक्शन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करता हूं, मतलब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है इसका स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करी जाती है, तो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। लिखो जरा रिएक्शन मैकेनिज्म का डेफिनेशन। तो लिखना किसी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, किसी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, वर्णन बोल सकते हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन की रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। ओके बेटा, इसे कॉपी करो जरा जल्दी, ज्यादा स्पीड करना, मैं ज़्यादा नहीं खाऊं, ज़्यादा वेट। जैसे मैं आपको बताया कि जब हम किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को मतलब किसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करते हैं तो हमें फॉलोइंग स्टेप देखने को मिलता है। ध्यान से देखना, एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं, बताओ बेटा ये RCOH, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। मैं यहां पर रिएजेंट ले रहा हूं CN-आयन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये रिएक्शन का मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाला हूं। मतलब सबसे पहले ये रिएजेंट इस कार्बोनिल पर जाकर अटैक करता है, जिसके बाद ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहां पर मैंने साइनाइड बना दिया, यहां पर H बना दिया। अगर मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करना चलूं, जैसे मैं क्या करने वाला हूं बेटा कि यहां पर मैंने R ले लिया, यहां पर C ले लिया और मैं यहां पर H ले लेता हूं। सबसे पहले मैं क्या कराने वाला हूं, HCN के साथ रिएक्शन कराने वाला हूं। तो इसमें साइनाइड पहले क्या करता है, ये जाके कार्बोनिल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड यहां से यहां ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक हो जाएगा, जिससे एक लड़की मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछी थी, कौन पूछी थी बेटा, कौन लड़की पूछी थी, नाम बता दे। यहाँ पर H, बेटा बताओ जैसे ये साइनाइड जुड़े, इसका H प्लस बचा हुआ है ना, ये H कहाँ पर आके जुड़ जाता है, दैट इज यहाँ पर जुड़ जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना कि जब मैं इसका रिएक्टेंट कराने की कोशिश करता हूँ, या सुन लो एक काम कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, पहले बेटा ये बना कैसे उसको बात समझना। तो मैं क्या कराने वाला हूँ, एक रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है RCO यहाँ पर H, इसका मैं रिएक्शन कराने वाला हूँ HCN के साथ में। तो ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, ये R बन जाता है, यहां पर OH, यहां पर H और यहां पर CN। सबसे पहले ट्रिक में देखो, अगर ट्रिक देखो कि साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज रहता है बेटा, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। जैसे मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगा तो ये पाई बॉन्ड को खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। अगर इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। दैट मीन्स ये कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तब ऑक्सीजन पे आया होगा नेगेटिव चार्ज, इसमें आया होगा पॉजिटिव चार्ज। अब मैं चाहूं तो इसको, क्योंकि रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट होगा तो बॉन्ड जरूर ब्रेक हुआ होगा बेटा, तो मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करी और जैसे मैंने बॉन्ड ब्रेक करा तब के केस में इसमें प्लस चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। अब मैं इसमें उल्टा सीधा चिपका सकता हूं क्या, दैट मींस पॉजिटिव पर क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव साइनाइड, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्या जुड़ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। लेकिन ये तो ट्रिक है, इसका क्या करने वाले हैं
ये रिएक्टेंट है बेटा, ये प्रोडक्ट है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, इसका स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करता हूं ना, तो कैसे होता ध्यान से देखना इसका मैकेनिज्म के अंदर में। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर में जब हाइड्रोजन साइनाइड को हम लोग वाटर के अंदर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ और यहाँ पर Cn- आयन में डिसोसिएट हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 2। अब बताओ बेटा, जैसे मैंने इसको डिसोसिएट करा है, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है क्या, और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है रिएजेंट। बोलो बेटा, और रिएजेंट होगा तो क्या ये अटैकिंग स्पीसीज होता है, पढ़ा रखा हूं। इसका मतलब हम सेकंड स्टेप के अंदर जाएंगे तो RCO यहां पर H। अब मैं साइनाइड को यहां पर अटैक कर देता हूं। अगर अटैक कराऊंगा तो तुम लोग बता दो, वैसे भी ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब सबस्ट्रेट, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कि रिएजेंट। रिएजेंट पे नेगेटिव चार्ज, दैट मींस कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से यहां डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ये डिसोसिएट हो जाता है तो RO पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां बन जाएगा साइनाइड, यहां बन चुका है H। अभी भी इस रिएक्शन के अंदर में H+ बचा हुआ है क्या, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर में बताओ, ये हाइड्रोजन प्लस को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। ये कौन सा H+ है, ये वाली। बताओ ये न्यूक्लियोफाइल इस पर जाकर अटैक कर सकता है कि नहीं, और अगर अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा बेटा, R, यहां पर OH, यहां पर H और यहां पर Cn। तो देखो जितना इजी ये था उतना इजी होता नहीं है। ये तो रिएक्शन था, मतलब रिएक्शन था केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट है। लेकिन जब मैं इस केमिकल रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करता हूं तो देखो कितने स्टेप देखने को मिल रहे हैं। स्टेप 1 के अंदर में आईना हुआ, स्टेप 2 के अंदर में आईना हुआ। तो ये जो पूरे प्रोसेस है बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जब मैं किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे फॉलोइंग स्टेप देखने को मिलते हैं। मैं यहीं से समझाने वाला हूंगा, देखते जाना। सबसे पहली बात क्या पढ़ाने वाले होंगे, देखो बेटा बताओ, सबसे पहले स्टेप के अंदर में ये HCN का बॉन्ड ब्रेक हुआ है क्या, बोल बेटा, बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना। इसका मतलब कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ पहले समझना, मैं यहां समझाता हूं। जैसे न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बोनिल पर अटैक किया तो मुझे बताओ ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया क्या, और बॉन्ड का ब्रेक होना कहलाता है बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लेवेज। हिंदी में से बोलते हैं बंध विदलन, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड क्लेवेज। तो पहला स्टेप तो क्या है, मैं लिखते जाता हूं 1 by 1 कि जब मैं किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करता हूं तो सबसे पहले स्टेप उससे पहले का ऑब्जर्व दिया होगा। कैसे बेटा, एक और स्टेप ऑब्जर्व होगा, कौन सी, कि न्यूक्लियोफाइल ने जैसे इस पर अटैक किया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, वो किधर शिफ्ट हो चुका है, ऑक्सीजन के साइड में। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम की ओर शिफ्ट हो जाना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो पहला स्टेप क्या मिला हम लोग को, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो यही अपने को डिस्कस भी करना है। मैं लिखता हूं, पता नहीं स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं भी नहीं जान रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या मिलेगा, देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब पाई बॉन्ड का ब्रेक होना क्या बोलते हैं, दैट इज बॉन्ड फ्यूजन। तो सेकंड पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले होंगे, दैट इज बॉन्ड फ्यूजन। अब बेटा जैसे बॉन्ड फ्यूजन बनता है, बॉन्ड फ्यूजन होता है, उसके बाद यहां एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। नया प्रोडक्ट नहीं बनता एक्चुअली में, नया एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ये मॉलिक्यूल देखो ना तो रिएक्टेंट है ना तो प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच का स्टेट है क्या, बोल बेटा। अब अगर ये बीच का स्टेट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हिंदी में माध्यमिक उत्पाद। क्या चीज, इंग्लिश में इसे हम आज से बोलना शुरू करेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट। इसका मतलब कि थर्ड स्टेप अपने को क्या देखने को मिला है, दैट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अब लिख देते हैं बेटा, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे किस चलते हैं, इंटरमीडिएट के बाद में अभी तो मैंने क्या कराया है कि इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल पर अटैक कराया हूं मैं। जरूरी थोड़े है कि मैं हर बार न्यूक्लियोफाइल लूं, अभी इलेक्ट्रोफाइल भी तो ले सकता हूं। जब मैं इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिएक्शन कराऊंगा तो ये जैसे यहां पर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कराए हैं तो कौन सा रिएक्शन बेटा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कराऊंगा तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहलाएगा। इसका मतलब चौथा जो स्टेप मिलने वाला होगा उसको मैं बोल सकता हूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बोल बेटा, बोल सकता हूं कि नहीं। तो बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म
मैकेनिज्म के 4 टाइप मैंने बता दिया है, इनमें से चौथा टाइप है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जब हम किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं तो ये 4 स्टेप देखने को मिलता है, और ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत जहां से मैंने क्वेश्चन पूछा है, मेरे ख्याल से सब जगह से 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे, यहां शायद मेरे ख्याल छोड़ दिया हम, ये कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन इनमें से क्वेश्चन दिया 1 मार्क्स के, 3 नंबर के, 3 नंबर के, 3 नंबर, कितने नंबर हो जाएंगे? 9 नंबर के। यही अपने को डिस्कस करना है। समझ में आया? रिएक्शन मैकेनिज्म कोई दिक्कत? जरा जेरॉक्स करो, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं भाई। आइए, कहाँ है? कहाँ है बेटा? अच्छा तू है, इसको रब करते बेटा। हेडिंग डालो नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स ये कि रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और उसका नाम मैं बोलना पसंद करूंगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हालांकि मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। अभी देखते जाना 1 बाय 1, मजा आ जाएगा बेटा। सबसे पहली बात मैंने ये बोल के रखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि रिएजेंट की प्रेजेंट में या रिएजेंट की एब्सेंस में किसी भी एटम का नहीं, किसी भी पाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम की ओर शिफ्ट हो जाना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लिखवाने की जरूरत पड़ेगी क्या डेफिनेशन? बिल्कुल नहीं। लिख लो बेटा, लिखो बेटा, लिखना। वह प्रोसेस जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसी एक एटम की ओर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मतलब ये किसी एक एटम की ओर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लिख लिया बेटा? चलो अभी मैं समझाने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, इसको मैं सेंटर में लिखना पसंद करूंगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप से कैटेगराइज करेंगे, देखते जाना कैसे। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, ई लिख दे रहा हूँ नेगेटिव बेटा, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दैट इज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पूरा लिख लेते हैं, गड़बड़ कर डालोगे नहीं तो। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, और फिर लिखते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझते जाना मैं क्या बताने वाला हूँगा। अभी हम लोग सबसे नंबर 1 पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम लोग 2 टाइप में कैटेगराइज करेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को मैं बोलता हूँ दैट इज टेम्पोररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ टेम्पोररी, और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं दैट इज परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस बार जरूर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा? एक को मैंने क्या बोला है? टेम्परेरी, और एक को मैंने बोला है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होते हैं अभी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे सबसे पहली बात ये समझ लेना कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी वाला है ये रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। क्यों? जरा मैं समझाता हूं कि मैंने क्या कर लिया बेटा, मान लो यहां पर एक एटम है, यहां पर ए और यहां पर मैं बी बना देता हूं। मैं क्या करूं, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को लाके अटैक कराऊं। न्यूक्लियोफाइल अगर ए पर अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा? बी के साइड में, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ए, और बी पे आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, इसमें बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। दोबारा मैं एक काम कर लेता हूं, जैसे आर ले लिया, सी ले लिया, यहां पर आर लेता हूं अगेन। अब मैं क्या कराने वाला हूं बेटा कि यहां पर साइनाइड को अटैक करा देता हूं। साइनाइड को अगर कार्बोनिल पर अटैक कराऊंगा तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के साइड में, और अगर ऑक्सीजन के साइड में शिफ्ट हो गया तो ओ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसमें बन जाएगा आर, इसमें बन जाएगा सीआर। अब मुझे एक बात बता दो बेटा, सबसे पहली बात ये कि इसको टेम्परेरी क्यों बोलते हैं। मैं क्या करूं, इस साइनाइड को यहां से रिमूव कर दूं, मतलब निकाल दूं। जैसे मैं साइनाइड को यहां से रिमूव करता हूं ना, मतलब माइनस या माइनस बाहर निकालता हूं, या अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, मतलब ऐसी का ऐसे बन जाता है। तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट था वो तो टेम्परेरी हुआ ना, परमानेंट तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये तब तक था जब तक रिएजेंट उसके पास में था। रिएजेंट को मैंने जैसे रिमूव करी है वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को नाम दिया जाता है टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। बोलेंगे कैसे बेटा कि टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट एक रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, बोल सकता हूं ना। अच्छा, लेकिन परमानेंट का मतलब क्या होगा? परमानेंट होगा बेटा इन द अब्सेंस ऑफ रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं कहां पर लिखूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिखवा देता हूं यहां पर पहला पॉइंट बना के कि इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ
रिएजेंट। तो लिख देता हूं बेटा यहां पास, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। यहां पर लिख दिया रिएजेंट। ये रिएजेंट या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं या न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इसके जस्ट अपोजिट होता है। दैट मीन्स ये रिएजेंट के अब्सेंस में होता है। तो क्या लिख सकता हूं, इन द अब्सेंस, कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं ना, अब्सेंस ऑफ रिएजेंट। अब ये कैसे होगा तो ये मैं डिस्कस करूंगा बाद में, अगर चाहो तो लिख सकते हो डिस्कस लेटर, ओके बेटा। लेकिन इसके अंदर में कौन कौन आते हैं वो मैं समझाने वाला हूँगा, याद रखना। जैसे टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अंदर में एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यही आज मुझे पढ़ाना है, बाकी परमानेंट मुझे कल पढ़ाना है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और साथ ही साथ परमानेंट के अंदर में कौन कौन सा आते हैं, उनमें से सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा इसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ दैट इज हाइपर कंजुगेशन। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है अपने को। और हाइपर कंजुगेशन पढ़ने के बाद में उसके बाद अपने को पढ़ना है मेसोमेरिक इफेक्ट, या मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ दैट इज रेजोनेंस। यही अपने को डिस्कस करना है। एक और है पर हम लोग बिल्कुल फिलहाल के लिए नहीं पढ़ेंगे, इतना चीज़ों के बारे में अपने को डिस्कस करना है। चौथा चाहो तो लिख सकते हो मेसोमेरिक इफेक्ट। हालांकि बहुत सारे बुक्स के अंदर में रेजोनेंस और मेसोमेरिक को सेम दिए रहता है, तो मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ, पर मान के चलना कि सेम होगा। अपने को पढ़ना भी नहीं है, अपने को तीन चीज़ को डिस्कस करना है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस। ठीक है बेटा, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली बात मुझे बता दो कि मैंने जो बात करी यहाँ पर आपको समझ में आया क्या, एकदम क्लियर? चलो जरा जेरॉक्स करो, फिर चलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर में। चलो तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले होंगे टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के अंदर में, और उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चलो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो बेटा क्या करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी होता है। अब अगर टेम्परेरी होगा तो पक्का ये रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा, बात मानते हो ना। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होगा मैं समझाता हूं, मैं सीधा बता देता हूं कि यहाँ पास ए और यहाँ पास क्या है बी। मैंने यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल ले लिया और इस न्यूक्लियोफाइल को ए पर अटैक किया तो बी की साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया होगा, और यहाँ पास बन जाएगा बेटा बी पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पास बन गया होगा न्यूक्लियोफाइल। बात मानते हो ना। जरूरी नहीं है, चाहो तो इलेक्ट्रोफाइल भी करा दो। जैसे मैं यहाँ पास ए ले गया बेटा, और यहाँ पास मैं ले लेता हूँ बी, इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल का। पाई बॉन्ड वैसे भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, मैं लिखवा रखा हूं। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, लेकिन एक एटम के थ्रू करेगा, चाहे वो बी के थ्रू चाहे ए के थ्रू, जिस पर भी कर दो। तो मैं बी के थ्रू एटम का अटैक करा रहा हूं बेटा। जैसे मैं अटैक कराऊंगा तो क्या बन जाएगा ए, यहां पर बी पे जुड़ गया होगा इलेक्ट्रोफाइल, और इस एटम पे आ गया होगा ए पर पॉजिटिव चार्ज। बात मानते हो ना। अभी ध्यान से देखो, इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसी एक एटम की ओर रिएजेंट की प्रेजेंस में हुआ है, और कभी भी किसी पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसी एक एटम की ओर रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। इस इफेक्ट को या इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो क्या बोल सकते हैं बेटा, हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें किसी पाई बॉन्ड का ट्रांसफर रिएजेंट की प्रेजेंस में किसी एक एटम की ओर हो जाता है। बोल सकता हूं क्या? और यही चीज लिखना है, तो लिखवा दूं? अच्छा लिखो जरा। चलो देखो इधर, इसको रफ करते हैं बेटा। और इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, देखना समझना कैसे। इनमें से सबसे पहला बात मैं क्या बोल देता हूं, एक को हम लोग बोलेंगे बेटा प्लस इफेक्ट, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सीखा, समझ में आया? दूसरे वाले को मैं बोलना पसंद करूंगा नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैं लिख भी दे रहा हूं, टेंशन मत लो। इसको मैं बोल रहा हूं बेटा पॉजिटिव, अरे यार ऐसे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो भी नहीं लिख पाओगे, मानसी जैसे लड़की फिर ऐसे करेंगे, क्या लिखा तो कुछ और है बोलेगी। जबकि इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तू मेरे सब्जेक्ट में करती है कि सब में करती है ऐसे ना बेटा? किस में करती हो? फिजिक्स में करती हो?
चलो तो इधर देखना बेटा, एक मैंने प्लस ई लिखा है, दूसरा माइनस ई लिखा है। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और मैंने बता दिया कि टेम्परेरी होता है, मतलब रिएजेंट को जैसे आप रिमूव करोगे तो ये हट जाएगा। आगे जरा देखना कैसे। बेटा सुन लो सुन लो सुन लो, इधर मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान समझना। मैं अगर ऐसा कर दूं कि यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा ए और यहाँ पर ले लिया हूँ बी, अब मैं क्या करूँ, इसमें ले लेता हूँ बेटा ई प्लस और इसको अटैक कराता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अटैक कराऊंगा तो यहाँ पर बी पे जुड़ गया होगा इलेक्ट्रोफाइल, इस पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना बेटा। दूसरी बात और चल लेते हैं, कैसे बताओ। सबसे पहले बात मुझे एक बात बताना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बी के साइड में हुआ क्या बेटा, और ई किधर जुड़ा है, उसी साइड में जुड़ा हुआ है। दूसरा उस साइड देखना जरा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ले लेता हूँ आर सी डबल बॉन्ड, या ऐसे मत लो, सीधा ए डबल बॉन्ड में बी ले लेता हूँ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करा रहा हूँ। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को बी में अटैक करा दिया तो बताओ पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होएगा क्या? और अगर ऐसा शिफ्ट होगा तो मुझे बता दो, ए पे नेगेटिव चार्ज और बी पे क्या जुड़ जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। बात मानते हो कि नहीं? अब अगर ऐसा तुम बात मानते हो तो एक बात जरूर पता चल रहा होगा बेटा, क्या कि न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो इस एटम पे आया है नेगेटिव चार्ज, जबकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने पर कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन इसको डिफाइन इस तरह से नहीं करी जाती है, इसको किस तरह से करी जाती है जरा देखना बेटा। सबसे पहली बात बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं जरा बताना, और वही डेफिनेशन भी होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रिएजेंट की ओर होता है। मतलब समझाता हूं, बताओ पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस साइड हुआ है कि नहीं, और रिएजेंट भी किधर अटैक किया है, बी के साइड में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट रिएजेंट की ओर होता है। बोल बेटा, इधर जरा देखो, इधर रिएजेंट किस पर अटैक किया है, बी पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर हुआ है, ए के साइड में। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रिएजेंट से दूर की ओर हुआ है कि नहीं। अर्थात मैं ऐसे बोल सकता हूं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट रिएजेंट से दूर की ओर होता है। क्या बात समझ में आया? दूसरी बात, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रिएजेंट की ओर होता है। लिख लें क्या? बोल बेटा, समझ में आया कि नहीं? और देख लो, और बहुत सारे एग्जांपल है बेटा आए, जैसे देखो आर ले लो, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा रहा हूँ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, मैंने बता के रखा है कि अगर लोन पेयर जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर में होते हैं वो पक्का किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इस पर अटैक कर सकता है कि नहीं बेटा? और अगर इस पर अटैक करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, आर, यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर एच। अब क्या करेंगे बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज ना अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पाई बॉन्ड को अपने साइड खींचता है। ये मैं बताऊंगा आगे, बिल्कुल समझ, टेंशन मत लो। ये बन जाएगा ओ पे और यहाँ पर बन जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर जुड़ा हुआ एच। अभी भी देखोगे ना तो पाई इलेक्ट्रॉन रिएजेंट कहाँ अटैक किया बेटा, मैं गड़बड़ तो नहीं कर दिया कुछ? हाँ अभी देख लो, हाँ कोई बात नहीं है बेटा। अभी देखो जिधर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना उधर ही रिएजेंट अटैक किया होगा, लेकिन इसमें करके देखो जरा, अगर मैं इधर कर देता हूँ आर सी ओ यहाँ पर एच और मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दूँ तो न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बोनिल पर, कार्बन पर अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट होएगा ऑक्सीजन के साइड में। और अगर ऐसा हो गया तो ओ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एच, यहाँ बन गया होगा न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को मैंने दो टाइप में डिफाइन कर दिया है। लिखवा दें डेफिनेशन, पक्का लिखवा दें। चलो बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या आता है, यहां पर ये प्रॉब्लम आता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। ये दो बातों पर डिपेंड करता है, दो बात पढ़ा के मुझे यहाँ से छुट्टी करना है भाई। तो सबसे पहली बात लिख लेना बेटा, क्या लिखने वाले होंगे, डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। देखो इसका मतलब क्या है कि किस दिशा में होगा।
चलो देखते हैं 1। सबसे पहली बात बेटा केस नंबर 1 बोलते हैं, और केस नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर मैं ऐसा कोई भी एटम ले लेता हूं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। जैसे समझाता हूं मैं क्या बोल दिया बेटा कि माना मैंने ए ले लिया और यहां पर मैंने बी ले लिया, और मैं ऐसा बोल के चल रहा हूं कि इनमें से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब यहां पर लिख देता हूं कि इफ द एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, समझ जाना। मैंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब तुम लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, हालांकि रिवीजन में वो क्लियर हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। अगर इसकी मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए, तो मुझे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं। और अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो मुझे बता दो बेटा ये क्या बन जाएगा, ए पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ए डबल बॉन्ड बी है, लेकिन मैं केस लगा दिया यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है, किसके कंपेयर में बेटा, बी के कंपेयर में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मींस ए नहीं क्या हो जाएगा बेटा, दैट मींस ये कि ए यहां पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी आ जाएगा यहां पास पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर यहां पास किसी भी रिएजेंट को अटैक कराने की कोशिश करता हूं तो आराम से अटैक कर जाएंगे। जरा देखें एक बार करके। लेकिन सबसे पहली बात देखो मैं क्या कर लेता हूं बेटा कि अगर मैं ले लिया ए और यहां पास बी, अब मैं अगर यहां पास न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने ऐसे बोल रखा है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिख देता हूं बेटा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ए की एज कंपेयर टू बी। तो बताओ इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करना पसंद करते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो किस पर अटैक करना पसंद करेंगे बेटा, बोलो। तो अहिना अटैक करा दूं तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर, इस साइड। तो दैट मीन्स ये ए हो जाएगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया। लेकिन केस नंबर 2 का बोलता है यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने बता रखा है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर कभी भी, जरूरी तो ही नहीं है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, वहाँ से नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। कभी कभी ये भी होता है कि जो भी एटम पर पाई बॉन्ड अटैच हैं उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होती है। देखो जरा कैसे। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं बेटा केस नंबर 2। अगर केस नंबर 2 लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, इफ द एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर लिख दिया बेटा दोनों का एटम बिल्कुल सेम है। जैसे एग्जांपल मैंने कार्बन बॉन्ड कार्बन ले लिया, अब मुझे बताओ बेटा, बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक दोनों सेम एटम है और दोनों सेम एटम होंगे तो बताओ पाई इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी भी साइड नहीं होएगा। ये डिपेंड करता है बेटा कि आसपास का एटमॉस्फेयर कैसे है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आर लगा दिया, आगे जाके मैं तुम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर समझाने वाला भी होऊंगा कि आर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, कैसे मैं समझाऊंगा बेटा। लेकिन बताओ ये कार्बन के पास क्या क्या जुड़े हुए हैं, एच एच, इधर का जुड़ा हुआ है आर और एच। अगर ऐसा कभी दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम हो तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उससे जुड़े हुए एटम पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स उनके इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं कि आर होता है बेटा, अभी लिख दे रहा हूं फिलहाल के लिए, आगे समझाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी लिखा जा भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर हो जाएगा, इस साइड में। अगर इस साइड शिफ्ट होगा तो बताओ बेटा यहाँ पर कार्बन एच एच और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दीदी डिस्टर्ब कर दी, हाँ तो कुछ नहीं, बस ये बात को समझना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं कि यहां पर एग्जांपल लेता हूं बेटा। जैसे यहां पर ले लिया एच एच, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर मैंने आर लगा लिया, यहां पर एच। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराता हूं। तो मुझे पता है कि इधर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया होगा, इस साइड। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और पाई इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, इस साइड। क्लियर हो गया बेटा। तो
ये दोनों चीज़ को ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ वन की, अगर कभी कभी दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है। ओके, जैसे एक एग्जांपल और दे दूं, कहाँ पर एग्जांपल दे दूं, यहीं पर दे देता हूँ, देखना पता नहीं स्क्रीन पे आएगा नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन मैं क्या कर देता हूँ बेटा, जैसे ये H डाल दिया और यहाँ पर मैंने कार्बन बना दिया, यहाँ पर F डाल दिया। अपने को पता है कि F जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचेगा बता बेटा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, और कम हो तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में। तो ये डिपेंड करता है कि कार्बन पर कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा होगा तो अपने साइड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? चलो इसके बारे में लिखवा देता हूँ, इसको कॉपी कर लेना तुम लोग जल्दी से।